हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। चलो, मुझे जानते हो तुम लोग, मैं हूँ फिजिक्स फैकल्टी IRS। चलो, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लास 12th का चैप्टर। क्लास 12th चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, बचपन में आप लोगों ने मैग्नेट वैग्नेट के बारे में तो पढ़ रखा होगा। मैग्नेट से तो सब बच्चे खेल खेल कर बड़े हुए हैं। ठीक है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, जिसका एक साउथ पोल होता है, जो अपने ही जैसे दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये जो मैग्नेट वैग्नेट है इसका डिस्कवर बहुत पहले हो चुका था। ग्रीक युग में जो लोग रहते थे वो लोग एक पत्थर को जानते थे जिसको लोग लोडस्टोन कहते थे। लोडस्टोन, तो लोडस्टोन जो था ये कुछ एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। इसके पास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती थी। ये कुछ जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता था। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे जब और डिस्कवर होता गया पता चला एक मैग्नेट है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जिससे वो कुछ एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने जैसे एलिमेंट्स को भी अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सब क्लियर हुआ। मैग्नेट क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो कैसे आता है, वो क्यों आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, ये एक वायर है मान लो, ठीक है। इस वायर में एक करंट है आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, ठीक है। तो ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे। तो एक्सीडेंटली उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अगर एक कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके पास अगर एक कंपास लेकर आते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। मतलब कंपास में जो एक निडल होता है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में। ये ओस्टेड ने पता लगाया था और ये एक्सीडेंटली हुआ था। वो बैठे थे और उनके हाथ से कंपास गिर गया था, बगल में करंट कैरिंग वायर था और उसमें करंट फ्लो कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो कंपास है उसका नीडल एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, और भी बहुत सी चीज़ें की। उन्होंने क्या किया, फिर से एक वायर लिया, उसमें करंट को उल्टा कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसके पास कंपास रखा तो उन्होंने देखा पहले जिस डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्ट किया था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एक करंट कैरिंग वायर है वो भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर है बच्चों? उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। चलो एक चीज़ और जान लो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है। इसका एक नॉर्थ पोलू है, एक साउथ पोलू है, ठीक है। इस मैग्नेट के पास अगर एक दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो ये कहा जाता है कि एक कोई स्पेस है या एरिया है या एक मैग्नेट के अराउंड कोई एक सराउंडिंग होता है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आगे पढ़ेंगे, जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ, ये सब अगर एक मैग्नेट के उस एरिया में आते हैं तो इस मैग्नेट की वजह से वो अपने ऊपर एक फोर्स को फील करते हैं। वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स और इस एरिया, इस सराउंडिंग को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? डेफिनेशन लिखना है। लिख लो, एन एरिया या स्पेस या सराउंडिंग
around a magnet in which when another magnet or ferromagnetic substance comes, feels a certain force called as magnetic force, that area, space or surrounding is called magnetic field. क्लियर है बच्चों? डेफिनेशन, एन एरिया, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच व्हेन अनदर मैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कम्स feels a certain force called as magnetic force, that area, space or surrounding is called magnetic field. आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आपको एक मैग्नेट लेना और जो पिन आता है ना, आयरन पिन्स आते हैं, तो आप क्या करना, कई ढेर सारे आयरन पिन लेना और उस मैग्नेट के आसपास स्प्रेड कर देना, ठीक। उसके बाद देखोगे आयरन पिन जो है खुद ब खुद मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होकर स्टिक हो जाएंगे मैग्नेट पे जाके। एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो वो जिस एरिया, उसके बाद आप क्या करना, एरिया बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। एक समय आएगा कि जो मैग्नेट है वो कुछ आयरन पिन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इससे ये पता चलता है कि उतने एरिया तक मैग्नेटिक या मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड एनफोर्स करता है, उसके बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास अगर एक कंपास लेकर आते हैं तो इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उस कंपास के नीडल में एक डिफ्लेक्शन होता है। अगर उस करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दे तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाता है इसकी। क्लियर है? तो इससे ये पता चलता है कि जो एक करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर है? फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद और भी बहुत लोग आए, एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो क्या हुआ, एक बार फिर चार्ज रख कर देखा गया। मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ये रेस्ट स्टेट में है। तो जब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट स्टेट में रखा तो देखने की कोशिश की कि क्या इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, इसके स्टेट में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद हमने कंक्लूड किया कि जो रेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब जो करंट कैरिंग कॉइल है, जो करंट कैरिंग वायर है, सॉरी, जो करंट कैरिंग वायर है जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका इफेक्ट रेस्ट चार्ज पर नहीं पड़ता है। बच्चों, तुमको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुमने पढ़ा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर एक रेस्ट चार्ज रखा जाए, पॉइंट चार्ज रेस्ट स्टेट में, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है, F बराबर QE। आपको याद होगा अगर तो अगर ये करंट कैरिंग वायर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये रेस्ट स्टेट में रखा हुआ जो चार्ज है, अगर इस पर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है, तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर, सॉरी, ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनाता है। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो इस पर एक फोर्स लगता QE का, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। दूसरा, जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इस रेस्ट स्टेट में रखे हुए चार्ज पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या किया,
कि हमने एक चार्ज लेकर उसको मूव करा दिया, तो मूव कराया तो देखा कि जो मूविंग चार्ज है उसमें एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है उसके पाथ में, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब जो मूविंग चार्ज होता है उस पर इस करंट कैरिंग वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना इफेक्ट देता है। इस मूविंग चार्ज पर एक फोर्स लगता है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। इसका मतलब हम ये कंक्लूड करेंगे बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड, वो रेस्ट पर रखे हुए चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उस पर एक इफेक्ट पड़ता है। और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि इस पर कितना फोर्स लगता है, इसकी वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर है? अभी समझ में आया कि अगर रेस्ट स्टेट में रखा हुआ कोई चार्ज है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरी बात, अगर रेस्ट पर रखा हुआ चार्ज है और अगर करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, एक फोर्स लगता ही लगता है। क्लियर है? चल, अब आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये किसके अंदर पढ़ेंगे? बायो सेवर्ट्स लॉ। टी साइलेंट है बच्चों, बायो पढ़ते बायो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करेंगे करंट कैरिंग वायर में, ठीक है बच्चों। देखो, ये बायो सेवर्ट्स का एक्सपेरिमेंट है। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है ये पी, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर इस पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखो, एक तो ये वायर है, तो अगर मान लो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो यहाँ से एक कर रहे हैं, यहाँ से एक कर रहे हैं, यहाँ से एक कर रहे हैं, यहाँ से एक कर रहे हैं। अब एंगल को ध्यान से देखो। देखो, मान लो ये एक θ1 है, ये एक θ2 है, ये एक θ3 है, ये θ4 है, ये θ5 है। अब देखो, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 सारे की वैल्यू अलग अलग है। मतलब हर एक पॉइंट पे जो एंगल है वो इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो डिफरेंट है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हम कंप्लीट वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। तो फिर कैसे निकाले? तो बायो सेवर्ट्स ने क्या किया था, उन्होंने एक डीएल लेंथ काट लिया से। डीएल लेंथ मतलब बहुत छोटी लेंथ, ठीक है। उन्होंने डीएल लेंथ यहाँ से काट ली और फिर क्या किया उन्होंने, इस पॉइंट पी पर लाइन खींचे। मान लो ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब मान लो ये एंगल जो है ये बना रहा है थीटा, ठीक है। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया डीवी का, डीवी बराबर μ0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। क्लियर हो रहा बच्चों? कोई दिक्कत? तो उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया, कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। अच्छा बच्चों, जो dl है और जो r है उनके बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट है। dl एक वेक्टर है, r एक वेक्टर है। r वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है। dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। dl वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग करंट की डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इसमें कौन सी है? ऊपर की ओर है, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है? ऊपर की ओर है। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब इससे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा। तो डायरेक्शन तो मान लो पता चल जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे वो इसके बाद बताता हूँ। अब पहले इसका एक मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि dv का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो, dv इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डीएल ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। जहाँ पे जो थीटा है वो किसकी वैल्यू होती है? वो ए और बी के बीच के एंगल की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखो हमारा पहला वेक्टर क्या है? डीएल है। तो डीएल वेक्टर ये लिए हैं और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? दूसरा वेक्टर क्या है? ये हमारा आर है और दोनों के बीच का एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? डीएल आर साइन थीटा। क्लियर है? अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? अब इस आर से एक आर कट जाएगा। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या बन के आएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ये था हमारा बायो सावर्ट लॉ का कंक्लूजन। उन्होंने क्या कहा कि देखो पहले जो करंट कैरिंग वायर होता है उस पूरे वायर से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो थीटा है वो वेरी कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा लेंथ लिया डीएल लेंथ, और डीएल लेंथ से फिर उन्होंने पॉइंट पी तक डिस्टेंस वो मेजर किया और उसके बाद उन्होंने डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड किया और उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अच्छा एक चीज़ और जानो, यहाँ पे जो म्यू नॉट है, जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसमें एफ साइलेंट नॉट आता है, वो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू याद कर लो बच्चों 10 टू द पावर -7 होती है। क्लियर है? और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखो बुक में कैसे इसको, देखो इसका ये एक लॉ है, इसका कोई प्रूव नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है। अब बुक में कैसे देता है कि जो डी वी है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आई जब बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो भी बढ़ती है। फिर कहते हैं जो डी वी है वो आर जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। फिर कहते हैं डी वी जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। समझ में? ऐसे ऐसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हम भी वो बता सकते थे, कोई वो नहीं है, लेकिन एक लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको समझने की बस ज़रूरत है कि उन्होंने ऐसे दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पूरे वायर के लिए लागू नहीं होता, ये एलिमेंटल करंट के लिए लागू होता है, क्लियर होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, या एक और यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पेयर मीटर, एक और यूनिट होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अरे बच्चों आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि जो फ्लक्स की यूनिट होती है क्या होता है? ई डॉट डी ए। तो उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? बी डॉट डी ए। और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, सॉरी ये फ्लक्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिक में ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि बी की जो यूनिट होगी वो होगी हमारा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक यूनिट आता है। क्लियर है? बायो सावर्ट लॉ आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। देखो बच्चों जैसे कुलाम लॉ जो था वो पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, उसी तरह बायो सावर्ट्स लॉ एलिमेंटल करंट के लिए लागू होता है, पूरे वायर के लिए लागू नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डीएल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है, क्लियर होना चाहिए। और डीएल आर साइन थीटा जो होता है तो इसमें जो थीटा की जो वैल्यू है वो डीएल और आर इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसको लेते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ओके आगे बढ़े, चलो चलो बच्चों बायो सावर्ट्स लॉ हमने समझ लिया है, हमारा फॉर्मूला आ गया था। अब आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें मैंने एक डीएल लेंथ काट लिया, ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, ओके, मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, मान लो डिस्टेंस आ रहा है। अब इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। तो आपको बताया मैंने जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द पॉइंट
ऑन विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आर की डायरेक्शन ये होगी, डीएल की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो बच्चों ये हमारा राइट हैंड है, क्लियर है, आप सब लोग अपना राइट हैंड लेना, गलती से भी लेफ्ट हैंड मत लेना वरना रिजल्ट गलत आएगा। ये राइट हैंड है, तो इसमें जो थंब है वो हम लोग करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, या यूँ कहूँ डीएल की डायरेक्शन में रखते हैं। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो देखो मैंने ऐसे रखा, और उसके बाद जो पाम है, पाम का जो ये टिप है वो उस पॉइंट की तरफ रखते हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो पी ये है, करंट ये है, मैंने ऐसे रखा, तो जिस तरफ हमारा ये पाम होगा उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखा और अपना ये हैंड का टिप रखा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब पाम देखो क्या दिखा रहा है, इनवर्ट्स, अंदर जाते हुए दिखा रहा है बोर्ड के, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो इनवर्ट्स होगी। ये क्लियर हो रहा है, देखो दो साइन होता है, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, ये हम दिखाते हैं जब कोई चीज़ बाहर आ रही हो बोर्ड से, 3D में है ये, और ये हम दिखाते हैं जब कोई अंदर जा रही हो। देखो तुम लोग को इस तरह से दिखाता हूँ, अगर तुम लोग सामने से देखो तुम लोग को इसका पूरा बॉडी पीछे का नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ टिप दिखेगा। या तुमने अगर तीर देखा हो, एरो देखा है किसी ने अगर, तो उसमें ध्यान देना, अगर एरो को सामने से इस तरह से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ सामने का वो टिप दिखाई देगा, ऐसे छोटा सा, मतलब अगर एरो हमारी तरफ आ रहा है तो हमें सिर्फ टिप दिखाई देगा, उसके पीछे कोई बॉडी नहीं दिखाई देगी, तो वो ये है। और अगर पीछे से एरो को देखोगे तो तुम्हें इस तरह से क्रॉस दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब एरो अंदर की ओर जा रहा है तो तुम्हें इस तरह से क्रॉस दिखाई देगा। और अगर यही एरो यहाँ बाहर की ओर तुम लोग की तरफ आए तो तुम लोग को ऐसे पॉइंट दिखाई देगा। तो जब कोई चीज़ बाहर आती है, इस बोर्ड से बाहर आएगी तो हम उसे ऐसे पॉइंट से दिखाएंगे, और जब अंदर की ओर जाएगी फील्ड तो उसको हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। क्लियर है, मान लो यही मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर चाहिए, ठीक है, तो अब ध्यान दो, देखो मान लो इस पॉइंट पर चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन ये है, देखो मैंने यहाँ रखा और मैंने उस पॉइंट पर ऐसे दिखाया। अब देखो जो पाम है हमारा किधर है, वो आउटवर्ड है बोर्ड के, तो मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, बाहर आती हुई होगी। क्लियर है, ये तो हो गया राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में देखो मैंने ये रखा, और उसके बाद जिस पॉइंट पर हमें वो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ हमें, सिंपल सा देखो, छोड़ो इसको, इस चीज़ को समझो, मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा, उसके बाद क्या करो, अपने हाथ को कर्ल कर लो इस तरह से वायर के, करंट ऊपर क्यों जा रही है, मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर क्यों जा रही है, तो मैंने ऐसे थंब को रखा, उसके बाद वायर के अराउंड इस तरह से मैंने अपने हाथ को कर्ल कर लिया। क्लियर हो रहा है, तो देखो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो इस तरह से मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और अपने हाथ को इस तरह से कर्ल किया। तो इधर जो पॉइंट है, देखो जब ऐसे था मेरा, तो इधर पॉइंट क्या दिखा रहा है कि करंट देखो अंदर की ओर जा रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट्स है, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो अंदर की ओर कर्ल हो रहा है। क्लियर हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, उसके बाद हम हैंड को कर्ल कर रहे हैं। अब मान लो पॉइंट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम देखो इस डायरेक्शन में इस तरह से कर्ल कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, हमारा जो हैंड है वो इनवर्ट्स कर्ल हो रहा है, मतलब उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ट्स है। उसी तरह इधर देखो थंब के उसके डायरेक्शन में रखा हमने, उसके बाद क्या किया हमने, इसे कर्ल किया, कर्ल करते हुए क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हाथ है वो आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो इधर देखो जो पॉइंट रखा है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड आ रही होगी। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहे तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, दोनों में से माफ़ करना बच्चों, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा हल्का हल्का जुकाम हो चुका है, ठीक है, माइंड मत करना अगर कोई गलती हो जाती है इधर उधर। चलो, तो तुम या तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, दोनों में से कोई भी एक लगाकर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो। क्लियर है, चलो।
आगे बढ़ते हैं। क्या जुकाम हो जाता है, बड़ा दिक्कत होता है, आवाज़ ही नहीं निकलती है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, चलो देखो, मान लो हमारा ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखो इसको ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस है A। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आवाज़ भी देखो आज फंस रही है एकदम, तबीयत एकदम भारी हो चुका है। चलो लेकिन पढ़ाना तो है, तुम लोग के भविष्य का सवाल है, तुम लोग का नुकसान नहीं कराना चाहते। ठीक है, चलो तो देखो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ करके इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो, मान लो बना रहा है ये एंगल अल्फा यहाँ से, ये मान लो बना रहा है एंगल बीटा। क्लियर है? अब देखो बायो-सैवर्ट्स लॉ लगाने के लिए हम तो पूरे वायर में लगा नहीं सकते, तो हमें क्या चाहिए, एक डीएल एलिमेंट चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एल लेंथ नीचे हम एक डीएल एलिमेंट काट लेते हैं। ठीक है, अब इस डीएल एलिमेंट से इस पॉइंट P पर, ठीक है, जो कि R डिस्टेंस पर है, कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो अब देखो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन। अब ये साइन थीटा जो है, तो वो थीटा देखो हम यहाँ नहीं रखते, पहले देखो क्या करते हैं, हम थीटा इसको मानते हैं, मान रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? इस ट्राइंगल में देखो ये हमारा जो छोटा है, मेरे पास दूसरा मार्कर इस समय नहीं, ख़त्म हो गया है और सब दिखता है। देखो रुको और क्लियर कर देता हूँ। ऐसे है, मैंने डीएल से इस पॉइंट पर ज्वाइन किया था, तो मैंने इसको थीटा माना है। ठीक है, और ये जो टोटल तुम्हारा है ये तुम्हारा बीटा था। ठीक है, तो मान लो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल एंगल सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और आर और डीएल के बीच का जो एंगल होता है वही हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो ये तो आ गई dB की वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब B निकालना है मुझे, तो B निकालने के लिए मुझे पूरे dB को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर मैं इधर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं जो इंटीग्रेशन वो थीटा के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, तो अब देखो हर एक पॉइंट पर थीटा बदल रहा है, यहाँ पे हमारा डीएल है, तो जब तक डीएल है हम डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं सकते, हमें डी थीटा चाहिए, क्योंकि हम थीटा को है, थीटा जो वेरी कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो डीएल की जगह में डी थीटा चाहिए। ठीक है, दूसरा
यहाँ पे dl चेंज हो रहा है, यहाँ पर r भी तो चेंज हो रहा है। देखो इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस r है, मान लो अगर dl यहाँ काटते और यहाँ से लेते तो उसका डिस्टेंस कुछ और होता। मान लो dl यहाँ काटते और यहाँ से अगर p पॉइंट का लेते तो उसका डिस्टेंस कुछ और होता। यहाँ काटते यहाँ से p पॉइंट पे लेते तो उसका डिस्टेंस कुछ और होता। मतलब r भी वायर के हर एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो भी वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट और वेरी कर रहा है थीटा के साथ साथ, एक है r और एक है dl। क्लियर हो रहा है? dl वेरी नहीं कर रहा है, हमें dl को हटाना है क्योंकि हमें d थीटा चाहिए अगर थीटा के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, और दूसरा r वेरी कर रहा है। I इसमें कांस्टेंट है, करंट नहीं चेंज हो रहा है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। क्लियर है? तो देखो क्या कर रहा है, सिंपल सा r हटाना है हमें। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखो मैं इस ट्राइंगल को उठाता हूँ। मान लो ये पॉइंट जो है हमारा x है, ये पॉइंट जो है y है और ये p था। तो मैं ट्राइंगल कौन सा उठा रहा हूँ, x p y। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, दिख रहा होगा। चलो यार हाथ भी सीधा नहीं काम कर रहा है। ये l है, ये a है, ये थीटा है। क्लियर हो रहा है? और इसको हमने मान रखा है r। ठीक है, अब देखो यहाँ से tan थीटा क्या होगा। tan थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan थीटा जो होगा तुम्हारा हो जाएगा l बाई a। तो यहाँ से क्या होगा, l बराबर a tan थीटा। अब दोनों साइड थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है। tan थीटा को जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से dl क्या आ जाएगा हमारे पास, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये dl जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम ये रख देंगे तो हमें d थीटा मिल जाएगा, फिर हम उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर हो रहा है? अब दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे पास कि r जो है वो भी वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, सॉरी कॉस थीटा, हाँ कॉस क्योंकि परपेंडिकुलर लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन r। क्लियर है? तो r की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, तो r इज इक्वल टू a अपॉन कॉस थीटा। लो हमें r भी मिल गया, हमें dl भी मिल गया थीटा के रेस्पेक्ट में, dl भी मिल गया थीटा के रेस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पे dl की वैल्यू ये रख देंगे और r की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। क्लियर है? चलो अब वैल्यू को रखते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। देखो तो मैंने क्या किया, जब वैल्यूज को रखा तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा पहले से था, अपॉन नीचे हमने क्या रखा, r स्क्वायर रखना है, a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है? अब देखो ये उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a, sec स्क्वायर थीटा और एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक sec थीटा बचेगा, sec थीटा, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा d थीटा अपॉन a स्क्वायर, इस a से a कैंसिल हो जाएगा, एक और sec से एक cos कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos थीटा d थीटा अपॉन a। क्लियर हो रहा है? ये चीज क्लियर हो रही है सबको? हमने क्या किया, देखो सिंपल सा है कि बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि हम कभी भी पूरे वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्योंकि थीटा बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया कि एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने मेजर किया, दोनों के बीच का एंगल मेजर करके मैंने बायो सावर्ट्स लॉ किया, लिखा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि चूंकि जो थीटा है वो वेरी कर रहा है तो मैं थीटा के रेस्पेक्ट में ही पूरे को इंटीग्रेट कर दूँ और उसके बाद मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज़ याद रखना,
इंटीग्रेशन क्या मतलब होता है और डिफरेंशिएशन क्या मतलब होता है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा से हमको एकदम छोटा जो टुकड़ा निकालते हैं वो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा है और ऐसे छोटे 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 कई मिलाकर एक बड़ा बना दे, वो इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश की। अब फर्स्ट क्या रहा था, क्योंकि जो डीएल है वो क्या कहते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, हमें डी थीटा चाहिए अगर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो आर है वो हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना था। इनकी जगह याद हमें डी थीटा चाहिए था और आर की वैल्यू भी थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए थी। मैंने क्या किया, वो ट्राइंगल उठाया, इस ट्राइंगल से मैंने डीएल की वैल्यू फाइंड की थीटा के रेस्पेक्ट में, और उसी ट्राइंगल से मैंने आर की वैल्यू भी फाइंड की थीटा के रेस्पेक्ट में, और फाइनली मैंने सब कुछ रख के क्या पाया कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। क्लियर है। चलो मैं ऊपर फिर से रब कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं। तो देखो दोनों साइड जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें। तो देखो मान लो अगर इस पॉइंट से नीचे जो एंगल है उसको नेगेटिव मान लेते हैं और इस ए लाइन से ऊपर वाले एंगल पॉजिटिव मान लेते हैं। तो देखो ए से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो कितना ऊपर गए, अल्फा ऊपर गए, दिख रहा है आपको। ए से जब हम देखो, जैसे मान लो ये किस तरह से बना है, ये अल्फा एंगल बना है, यही हमारा ए है, तो क्या रहा होगा, मान लो यहाँ रहा होगा, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से ऊपर गए, तो हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाते गए और एक पॉइंट पे जाकर रुक गए कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। मतलब ए से जब हम कितना ऊपर गए, अल्फा एंगल गए। उसी तरह देखो नीचे भी तो यही है, इसी तरह से था, ये बीटा बनाया है, तो पहले हम इतना नीचे गए होंगे, फिर इतना नीचे गए, इतना नीचे गए, इतना नीचे गए, फिर एक जगह जाके रुक गए कितने एंगल पर, बीटा एंगल पर। तो हम क्या मानते हैं कि जो ए से नीचे एंगल बना रहे हैं वो नेगेटिव ले लेते हैं और जो ए से ऊपर एंगल बना रहे हैं उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। क्लियर है। चलो तो लिमिट क्या ले लेंगे, माइनस के बीटा से लेके प्लस के अल्फा तक गए। क्लियर है। अब डीबी को जब इंटीग्रेट किया तो हमें बी मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस का बीटा से लेके प्लस के अल्फा तक। क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। वैल्यू जब रखेंगे तो साइन अल्फा माइनस का साइन का माइनस का बीटा। क्लियर हो रहा है। इसको इरेज कर देता हूँ। नीचे और आते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा। अब देखो साइन माइनस का बीटा क्या होगा, माइनस का साइन बीटा होगा, और जब ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो प्लस का साइन बीटा। ये हमारा फॉर्मूला आता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें देखो आर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और कोई चीज़, इसमें ए आ रहा है, ए वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी की करंट कैरिंग वायर से, मतलब ए की वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस परपेंडिकुलर या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है उसकी बदल रही है या डिपेंड करती है। अगर ए बढ़ाएंगे तो बढ़ सकती है, घटाएंगे, ए बढ़ाएंगे तो घटेगी और ए घटाएंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, इस तरह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो रहा है। साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा कौन सा एंगल है, ए से ऊपर जब जा रहे हैं तो अल्फा है, ए से नीचे आ रहे हैं तो बीटा है। याद रखना हम अल्फा एंगल कहाँ से ले रहे हैं और बीटा एंगल कहाँ से ले रहे हैं। एक एंड वायर का जब हम पॉइंट पी से कनेक्ट कर रहे हैं और जो ए है जब उसको पॉइंट पी से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें अल्फा मिल रहा है,
उसी तरह एक एंड वायर का जब पॉइंट पी से कनेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से पॉइंट पी का ले रहे हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल है। इस चीज़ को याद रखना, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा अल्फा एंगल और बीटा एंगल, और बड़ी दिक्कत होती है इसको फाइंड करने में। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, समझ में आ गया? चल, दिक्कत तो होती है लेकिन अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रटोगे याद करोगे तो फिर दिक्कत तो होगी। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? चलो सॉल्व करो। मान लो इसी तरह से ये करंट है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो वायर इस तरह से जा रहा है, पॉइंट पी है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है। अब इस पॉइंट पी पर वायर, प्लस का मतलब क्या है? वायर अंदर की ओर जा रहा होगा, और करंट की डायरेक्शन भी कैसी है? अंदर की ओर। फोर्थ, मान लो इस ऐसे है, वायर बाहर की ओर निकल रहा है, करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है, और इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ। सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया? चलो देखो कैसे निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं या राइट हैंड पाम रूल से? राइट हैंड पाम रूल से देखते हैं। करंट की डायरेक्शन इधर है, थंब की डायरेक्शन रख दी, और पॉइंट पी पे निकालना है तो ऐसे। पाम किधर की ओर आ रहा है? बाहर की ओर, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? बाहर की ओर होगी। क्लियर है? इस पॉइंट पर देख लो, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और पॉइंट पी, पाम किधर है? अंदर की ओर, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जो वायर है वो अंदर की ओर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन भी अंदर की ओर है, ठीक है। और पॉइंट किधर है? इधर। तो पाम किधर है? नीचे की ओर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड हो। अब देखो यहाँ से वायर बाहर निकल रहा है, करंट की डायरेक्शन बाहर है। अब देखो पॉइंट पी ये है, तो पाम किधर की ओर है? उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। क्लियर है बच्चों? डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लो एक वायर है जिसमें 2 एम्पेयर का करंट है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट पी है, ये की डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, ठीक है। मान लो ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो देखो हमने एक फॉर्मूला निकाला था अभी, B बराबर μ0/4 पाई I बाई ए, ब्रैकेट में क्या था? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, आई की वैल्यू क्या है? 2 एम्पेयर, ए की वैल्यू क्या है? 5 मीटर, μ0/4 की वैल्यू क्या है? 10⁻⁷। तो बी की वैल्यू निकल जाएगी कि निकालना पड़ेगा? निकल जाएगी। चलो करना इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एक स्क्वायर दिया है और सेंटर में पूछ रहा है पॉइंट पी। मान लो स्क्वायर की जो लेंथ है वो है तुम्हारी 2 मीटर, 2 मीटर ये तो 2 मीटर ये भी, तो 2 मीटर ये भी, तो 2 मीटर ये भी। अब मान लो उस पॉइंट पर निकालना है तो क्या करते हैं? देखो ऐसे ज्वाइन किया मैंने। अब बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? चलो तो मान लो इस पे से परपेंडिकुलर मैंने इस लाइन पर ऐसे गिरा दिया, ठीक है। अब बताओ ये एंगल कितना होगा? क्या हुआ? हाँ सही बोल रहा हो। अगर देखो ये टोटल 90 है तो ये एक बाइसेक्टर है, तो ये 45, तो ये भी 45, इसी तरह ये भी 45। तो हमारा अल्फा हो गया 45 और हमारा बीटा हो गया 45। नहीं, ये अल्फा और ये बीटा नहीं होता। अल्फा और बीटा क्या होता है? ये और ये एंगल होता है। क्लियर है? तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? 45। इसी तरह ये 90 है 45, तो ये कितना होगा? 45। अब हमारा अल्फा यहाँ से आएगा 45 और बीटा 45। इस क्वेश्चन में तो तुम यहाँ देखकर अगर मार देते 40-45 तो सही तो हो जाता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। और किसी और क्वेश्चन में फिर वही कंसेप्ट लगाते हैं, गलत हो जाता है। याद रखना अल्फा और बीटा ये है, ये और ये नहीं है। क्लियर है? तो चलो देखो
अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट की, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखो ये 2 है, ये एक बाइसेक्टर पड़ा है, तो ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan 45। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इतना अपॉन इतना tan 45 होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हो गई 1 मीटर, अल्फा हो गया 45 डिग्री, बीटा हो गया 45 डिग्री। करंट बच्चों ले लो 2 एम्पेयर का है, चलो तो आई हो गया 2 एम्पेयर, और क्या चाहिए, आई हो गया, ए मिल गया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब तुम बी वाला फॉर्मूला लगाना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इस फॉर्मूले में अल्फा बीटा आई और ए की वैल्यू रखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू होती है 10⁻⁷, तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसको निकाल ही लेते हैं। मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो मान लो कुछ मैग्नीट्यूड आता है बी, ठीक है, फिर जब इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे निकालोगे, फिर से उस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा और बीटा एंगल। तो यहाँ भी ये 45 ही आएगा, यहाँ पे भी इसकी लेंथ 1 ही आएगी, ये 1, तो यहाँ पे भी ए 1 आएगा, अल्फा 45 आएगा, बीटा 45 आएगा, आई की वैल्यू वही 2 एम्पेयर होगी। क्लियर है। अब देखो तो इस वायर की वजह से भी इस पॉइंट पे वही मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो इस वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। चेक कर लेते हैं डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा यहाँ से अगर मान लो करें इस वायर की वजह से तो भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, और इस वायर की वजह से आप करें तो भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, मतलब 4b तो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअल में 4b होगा कि 2b हो गया, क्या कोई भी एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये क्लियर है। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं पॉइंट पी पे। इस वायर की वजह से देखो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और पॉइंट पी की तरफ अपने पाम को डायरेक्ट किया, तो जो पाम है वो कैसा जा रहा है अंदर, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है। अब देखो ऊपर वाला है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से रखेंगे और पी की तरफ पाम का टिप डायरेक्ट करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन पाम का टिप पी की तरफ, पाम किधर दिखा रहा है, इनवर्ड्स, तो यहाँ भी इसकी वजह से भी अंदर जा रहा है। अब देखो ये करंट की डायरेक्शन है और पाम पी की तरफ कर लिए, डायरेक्ट कर दिया हमने, तो पाम जो है वो किधर दिखा रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ भी इनवर्ट्स आएगा। इसी तरह देखो करंट की डायरेक्शन इधर और पाम का टिप हमने डायरेक्ट कर दिया पी की तरफ, पाम किधर दिखा रहा है, इनवर्ट, तो यहाँ पे भी हमारा कैसा आएगा, इनवर्ट, मतलब चारों की वजह से इनवर्ट डायरेक्शन जा रहा है, तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4b, जहाँ पे b की वैल्यू आप निकालो। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है, ये भी मैं करूँगा नहीं, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, मान लो इसमें इस पॉइंट पे निकालना है, करंट जो इसमें फ्लो हो रही है वो 2 एम्पेयर का है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड जो है सबकी 4 मीटर ले लो। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन तीनों वायर्स की वजह से निकालना है, और इसी पॉइंट पर डायरेक्शन भी क्या होगी, हर एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उनकी। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लो एक वायर इस तरह से रखा है, ठीक है, और इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो a है। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर। ठीक है, a की वैल्यू मान लो तुम 4 मीटर। अब देखो अल्फा और बीटा क्या होगा, तो अल्फा बीटा क्या होता था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के जो दोनों एंड हैं जब उसको पॉइंट से कनेक्ट करते थे तो जो ये ए और एक एंड बनाता था वो था अल्फा, और एक ये ए और जो दूसरा एंड बनाता था वो है बीटा। तो देखो इस पॉइंट को, ये एक एंड है वायर का, इससे जब पी को कनेक्ट करेंगे और ए, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री है। क्लियर हो रहा है, समझने की कोशिश करो। ये वायर देखो जब खड़ा होता और ये पॉइंट पी है
देखो ये हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट पी है, क्लियर हो रहा है, और ये एक एंड है वायर का, ठीक है। अब जब ये खड़ा था तो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा बन रहा था। अब देखो इस वायर को हम ऐसे सुला रहे हैं या इस पॉइंट को इधर लेकर आ रहे हैं। अब देखो और अच्छे समझा रहे हैं। मान लो ये अब पॉइंट पी है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए अब ये हो गया, ठीक है। अब एंगल जो बना ये अल्फा है, ठीक है। अब पॉइंट पी को यहाँ लेकर आ रहा है, देखो। तो अब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से मान लो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हमारा अल्फा ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह जब पॉइंट पी करते करते पॉइंट पी को जब यहाँ लेकर आ रहा है तो इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ से जब इसको ज्वाइन करेंगे और दोनों के बीच में जो एंगल ए बन रहा होगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल क्या हो रहा होगा, वो जीरो हो रहा होगा। समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे 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 इस वायर में पॉइंट पी कहीं यहाँ रहा होता अगर, तब तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डालते और यहाँ से ज्वाइन करते तो अल्फा मिलता। इसी पॉइंट पी को खिसकाते 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 यहाँ लेते हैं। तो देखो पहले ऐसे था, फिर खिसकाते खिसकाते और लेकर जाते, खिसकाते खिसकाते और लेकर जाते, खिसकाते खिसकाते और लेकर जाते, करते करते एकदम स्ट्रेट हो गया है। क्लियर हो रहा है? तो अल्फा जो है कुछ यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, अब आते आते एकदम ही खत्म हो गया। क्लियर हो रहा है? इस चीज़ को समझो। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह इस एंड को जब पी पे मिलाओगे और ए से फिर मेजर करोगे तो तुमको मिलेगा कि जो बीटा की वैल्यू है वो भी 0 डिग्री है। क्लियर है? तो जब हम फार्मूला लिखते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन अल्फा की जगह 0 डिग्री प्लस साइन बीटा की जगह 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0 और 0 इंटू समथिंग ऑल 0, मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हम पॉइंट पी लेते हैं और उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग, करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना, कहीं भी पूछ सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर ले लें। पहले इनफाइनाइट का देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा वायर है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये ऊपर भी इनफाइनाइट तक गया है और नीचे भी इनफाइनाइट तक गया है। मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर चाहिए तो देखो पहले तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी पे, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो हो गई ए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा क्या होता था हमारा, वायर का जो एक एंड है उसको जब हम पी से ज्वाइन करते थे तो जो ए और वो एंड बनाता था वो एंगल होता था अल्फा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अब समझने की कोशिश करो। देखो अगर मान लो वायर यहीं पे ख़त्म हो जाता तो यहाँ से जब बनाते तो ये अल्फा होता, वायर जब यहाँ पे ख़त्म हो जाता तो यहाँ से बनाते तो ये पूरा अल्फा होता, वायर जब यहाँ पे ख़त्म होता और यहाँ से बनाते तो ये पूरा अल्फा होता। तुम देख रहे हो एंगल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एंगल छोटा है, उससे बड़ा ये एंगल हो गया, उससे बड़ा। तो जब हम इनफाइनाइट पे जाएंगे पूरा तो वहाँ से बनाएंगे तो ऐसे और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से बनाएंगे, ऐसे और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से बनाएंगे, तो इस तरह से। मतलब एट लास्ट जाके हमें ये फील होता है कि जो एंगल अल्फा बन रहा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो इनफाइनाइट लाइन है वो 90 डिग्री बनाती है परपेंडिकुलर से। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये फील आ रहा है तुमको कि देखो पहले छोटा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बताओ ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन क्या मिल सकती है कभी? ये दोनों नहीं मिल सकती है। अब मान लो ये लाइन यहाँ पे मिली है, फिर ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, और मिलेगी और ऊपर जाके मिलेगी और ऊपर जाके मिलेगी। एक समय आएगा कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कितने एंगल पे मिलती है, किसी परपेंडिकुलर से 90 डिग्री एंगल पर मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? इस चीज को फील करो। क्लियर हो रहा है? तो और साफ कर देते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा एंगल बढ़ता जाता है अल्फा,
तो एक टाइम आएगा कि इनफाइनाइट लाइन हमें लगेगा जो उस इनफाइनाइट का जो एंड है वो इस पॉइंट पी पर 90 डिग्री पर मिल रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लगेगा कि जो इनफाइनाइट है वो अब 90 डिग्री पर मिल रहा है। इसी तरह नीचे भी होगा, नीचे भी जो इनफाइनाइट लाइन है वो लगेगा कि 90 डिग्री पर जाकर मिल रहे होंगे। क्लियर है? हाँ, तो हमारा अल्फा हो गया 90 डिग्री, बीटा हो गया 90 डिग्री, ए की वैल्यू ए ही रहने देते हैं, आई की वैल्यू आई रहने देते हैं। क्लियर है? फॉर्मूले में रखते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2। तो यहाँ से और क्या मिलेगा? ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। ये वैल्यू मिलती है दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे। क्लियर है? अगर रिजल्ट याद करना चाहो तो याद कर लो, डायरेक्ट अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन होता है तो उसमें लगा सकते हो, वरना अगर आएगा करने को तो तुम्हें पूरा डिराइव करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, समझ में आया? चलो अगला आया कि सेमी इनफाइनाइट वायर अगर लेते हैं, मान लो ऊपर लेंथ डिफाइंड है और नीचे ये इनफाइनाइट जा रहा है एक साइड से। ठीक है? इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले डालेंगे। ठीक है? ये क्लियर हो रहा है? ए है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है मान लो एंगल अल्फा बना रहा है और दूसरा एंगल क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री। ये क्लियर हो रहा होगा? तो अल्फा है अल्फा ही और बीटा है 90 डिग्री, आई है आई, ए है ए। अब आप लोग भी निकाल सकते हैं, निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? चलो चलो बच्चों, यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का है, वो कंसेप्ट भी खत्म हो गया और करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बाय सावर्ट लॉ वो भी खत्म हो गया। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लो। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ठीक है? इस पॉइंट पी पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके एक एंड से इस पी पॉइंट का जो लेंथ है वो है डी। ये 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ये है तुम्हारा होमवर्क, ट्राई करना। जो कर लेंगे बहुत अच्छे, जो नहीं कर पाएंगे अगले लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। चलो तब तक के लिए आज जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करना। खुश रहो, मस्त रहो। चलो बाय बाय।